हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो फाइनली मेरे एग्जाम्स एंड हो चुके हैं, यानी कि अब नेक्स्ट पार्ट को आने में 10-12 दिन नहीं लगेंगे। अब से मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट 4 से 5 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन में अपलोड हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चुनमिंग ओरिजिन एनर्जी पिल को हासिल करने के लिए अपने साथियों के साथ मेडिसिन इमॉर्टल की ग्रेव में इंटर होता है, जहां पर उसे और उसके साथियों को कई सारे घातक ट्रैप्स और दूसरे मार्शल आर्टिस्ट का सामना करना पड़ता है। अब इसी दौरान हमने देखा था चुनम्युंग के हाथों होने वाले फर्स्ट मर्डर को, जो कि उसने अपनी इस लाइफ में किया था। अब इसी के दूसरी साइड हमें वुडोंग साइड के डिसाइपल्स को उनके सीनियर एल्डर सैन और जूनियर एल्डर ह्यो वून के साथ दिखाया गया था। अब ये लोग भी सिमिलरली ओरिजिन एनर्जी पिल को तलाश करने के चक्कर में कई सारे ट्रैप्स का मुकाबला करते हैं। अब इन सभी ट्रैप्स को सॉल्व करने के बाद वो एक बड़ी सी चट्टान के सामने आ पहुंचते हैं। जहां पहुंचने के बाद एल्डर बताते हैं कि यार हो ना हो ओरिजिन एनर्जी पिल इस चट्टान के ऊपर ही मौजूद होंगी, जिसे पाने के लिए वो अपने डिसाइपल्स के साथ उस चट्टान पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा चुनम्युंग भी कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि यार उसने भी ये कसम खाई है कि अगर वो यहाँ पर मर भी जाता है तो फिर वो इस पिल को खाकर ही मरेगा। तो वो भी अपने साथियों के साथ उस पहाड़ी पर चढ़ने लगता है, लेकिन इन लोगों को आगे बढ़ता देख वहां मौजूद दूसरे मार्शल आर्टिस्ट इन्हें रोकने के लिए इन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वहां पर हमारे ब्रांच लीडर की एंट्री होती है। अब जैसे तैसे चुनम्युंग और एल्डर सैन उस पहाड़ी के टॉप पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें ओरिजिन एनर्जी पिल के बॉक्स को दिखाया जाता है, जिसके पीछे सभी लोग नहा धोकर पड़े हैं। एल्डर सैन चुनम्युंग से बोलते हैं, तो क्या तुम्हें डिवाइन ड्रैगन हो जिसने मूजिन से सॉर्ड ग्रेवयार्ड के मैप को छीना था? वैसे तुम्हारा प्लान तो काफी स्मूथ तरीके से गुजरा है। चुनम्युंग बात को नकारते हुए बोलता है कि यार तुम किस बारे में बात कर रहे हो मैं नहीं जानता। एल्डर सैन बोलते हैं कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुमने तो मेरी एक्सपेक्टेशंस को भी सरपास कर दिया, लेकिन अब तुम्हें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाने वाला। भले ही तुम एक थर्ड क्लास डिसाइपल ही क्यों ना हो, अगर तुम यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाते हो तो फिर मैं बगैर किसी हेजिटेशन के तुम्हें कट कर दूंगा। चुनम्युंग देखता है कि एल्डर बिल्कुल ही सीरियस है, क्योंकि वो बगैर किसी हेजिटेशन के उसे अपनी किलिंग इंटेंट को शो करवा रहे हैं। अब ये देखने के बाद वो हंसने लगता है। वो बोलता है कि एल्डर, भले ही तुम मुझे यहाँ से पीछे हटने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा किलिंग इंटेंट ये साफ साफ बता रहा है कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो बता दो कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। एल्डर सोचते हैं, क्या इसने मेरे किलिंग इंटेंट को महसूस कर लिया? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। मैंने तो सोचा था कि ये बच्चा सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट होगा, लेकिन एज अ पर्सन मिलने पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। फिर बोलते हैं कि देखो बच्चे, मुझे अपने टाव के रास्ते के खिलाफ जाने पर मजबूर मत करो। मैं तुमसे एक और बार कहता हूँ कि यहाँ से पीछे हट जाओ। अब ये सुन चुनम्युंग हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि यार अभी तक हम लोगों ने काफी फाइट्स को लड़ा है और तो और कई सारे मर्डर्स भी किए हैं, लेकिन इसका ब्लेम कोई किसी पर भी नहीं डालना चाहता, क्योंकि इसके बदले मिलने वाला रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर हम इस चीज को वुडोंग सेट के एल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने तो मुझे अभी तक मार देना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये बंदा कंटिन्यूअसली मुझे पीछे हटने के लिए कह रहा है। तो शायद यही वजह होंगी कि दुनिया के लोग वुडोंग साइड के लोगों को दुनिया का सबसे बेहतर टाविस मानते हैं, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हूँ। एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं कि बच्चे, तुमने अपने लिए एक मुश्किल रास्ते को चूज किया। चुनमिंग भी बड़े स्वैग के साथ जवाब देता है कि एल्डर, अब मुझे ऐसे मुश्किल रास्तों को चूज करने की आदत सी हो चुकी है। फिर वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। कुछ टाइम कंटिन्यूअसली क्लैश करने के बाद चुनम्युंग पीछे हट जाता है और फिर एक और बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार एल्डर अपनी सॉर्ड एनर्जी का यूज करते हुए अटैक करते हैं, जिसे कि चुनम्युंग बड़ी मुश्किल के साथ नीचे झुककर डॉज करता है। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से पीछे चट्टान पर एक बहुत ही बड़ा कट लग गया होता है, जिसे देख चुनमिंग बोलता है कि यार इस अटैक के साथ तो मेरा किटकैट बनने वाला था। कोई बेवकूफी होगा जो कि वुडोंग सेट की शॉर्ट टेक्निक्स को जेंटल कहेगा, मुझे तो ये कहीं से भी जेंटल नजर नहीं आती। एल्डर फिर से अपनी एनर्जी के साथ चुनमिंग पर अटैक करते हैं, जिसे देख चुनमिंग बोलता है कि एल्डर, लगता है कि तुम्हें अपने सर्कस का गेम दिखाना पड़ेगा। फिर वो सीधे ही एल्डर की शॉर्ट एनर्जी पर से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। एल्डर ये देख सोचते हैं कि यार क्या कोई सच में ऐसा भी कर सकता है। फिर वो उसे रोकने के लिए अपनी एनर्जी के फ्लो को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिसे देख चुनमिंग बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा।
एल्डर आगे बढ़ चुनमिंग पर एक जोरदार अटैक करते हैं, जिसके रिजल्ट में वो पूरा ग्राउंड शैटर हो जाता है। हम देखते हैं कि उस अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में चुनमिंग की हालत भी खराब हो गई होती है। एल्डर हैरानी के साथ सोच रहे होते हैं कि यार क्या सच में इस बच्चे ने मेरे इनहेंस सॉर्ड ऑरा को भी ब्लॉक कर दिया। वो चुनमिंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि बच्चे, आज मुझे समझ आ रहा है कि मुजिन तुमसे क्यों हारा था, तुम तो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पर हो। चुनमिंग बोलता है, आखिर तुम मुझसे इतने फ्रेंडली तरीके से बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे कोई दोस्त हो? फिर वो एल्डर पर एक स्नेक अटैक कर वहां से पीछे की ओर हट जाता है। एल्डर उससे बोलते हैं कि बच्चे, वैसे तो दूसरे सेट के डिसाइपल को अपने सेट में ज्वाइन करवाना मना किया गया है, लेकिन अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें अपने सेट में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। चुनमिंग अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। एल्डर बोलते हैं कि देखो बच्चे, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट हो, अगर तुम हमारे सेट को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें सीधे ही फर्स्ट क्लास डिसाइपल बना दूंगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं तुम्हें पर्सनली टीच करते हुए नेक्स्ट सेट लीडर बनने में तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। चुनमिंग सोचता है कि यार ये एल्डर काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा है। फिर बोलता है कि सुनिए जनाब, लगता है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि आप ऐसे खुलेआम मुझे दूसरे सेट में ज्वाइन होने का इनविटेशन नहीं दे सकते। एल्डर बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे दिल में अपने सेट के लिए फीलिंग्स को भी समझ सकता हूँ, लेकिन एक समझदार इंसान को अपॉर्चुनिटीज को लूज नहीं करना चाहिए। चुनमिंग बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि मैं तुम्हारे सेट को ज्वाइन नहीं करना चाहता? अब एल्डर भी उसके पीछे पड़े होते हैं। वो बोलते हैं कि बताओ भाई, आखिर माउंट सेक्ट तुम्हें ऐसा क्या दे रहा है जो कि वुडोंग सेक्ट नहीं दे सकता? चुनमिंग बोलता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया। पहली बात, मैं ऐसे इंसान का डिसाइपल क्यों बनूंगा जो कि मुझसे ज्यादा वीक हो? एल्डर सीरियस होते हुए बोलते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? चुनमिंग अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए जमीन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके रिजल्ट में वहां मौजूद सभी वेपन्स हवा में उड़ने लगते हैं। चुनमिंग उन्हीं में से एक वेपन पर इस तरीके से अटैक करता है कि वो सीधे ही एल्डर के फेस के करीब से जा गुजरता है, और वो वेपन इतनी तेजी से गुजरा होता है कि एल्डर उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाते। चुनमिंग बोलता है कि दूसरी बात, आखिर तुम्हारे सेट में ऐसा है क्या कि मैं उसे ज्वाइन करूं? वो उन सभी वेपन्स के साथ एल्डर पर अटैक करते हुए बोलता है, मैं अपनी जान की कसम खाकर बोलता हूं कि मैं अपने माउंट और सेट को इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बनाऊंगा। सीन चेंज होकर के हमें सीनियर ब्रदर चुनबाई को दिखाया जाता है, जो कि जोंग जोग्युल से कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी चलो, वरना ये वुडोंग साइड के लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे। मगर हम देखते हैं कि जोग्युल काफी थक चुका होता है। वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मैं अब इससे ज्यादा स्पीड से नहीं दौड़ सकता, मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब कोई रास्ता ना दिखने की वजह से चुनबाई बोलता है कि ठीक है, फिर तुम दोनों पीछे से आओ, मैं और एशियल आगे जाकर चुनम्यून की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब हमें चुनम्यून की फाइट को दिखाया जाता है, जिसमें उसने एल्डर पर वेपन्स की बारिश कर दी होती है। एल्डर उन सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलते हैं कि बच्चे, तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। ये सभी डिवाइन वेपन्स है जो कि पिछले 200 साल से यहाँ पड़े रहने की वजह से जंग खा चुके हैं, इसलिए इनका मेरे अगेंस्ट में चलने का कोई चांस नहीं। तभी एक शॉट के साथ उन पर अटैक होता है, जिस वजह से उनके गाल पर भी कट लग गया होता है। वो उसे देख बोलते हैं कि यार, अब ये चमचमाती शॉट यहाँ पर क्या कर रही है? थोड़ा ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये शॉट तो माउंट वॉसेक की है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही चुनम्योंग ने उनके फेस पर एक जोरदार अटैक कर दिया होता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि एल्डर उस चट्टान के एरिया से बाहर गिरने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप को संभालते हुए वहां पर एक वॉइड स्टेप का यूज करते हैं, जिसके रिजल्ट में वो उस चट्टान पर सही सलामत पहुंच जाते हैं। वो मायूस होते हुए मेडिसिन इवॉटल से बोलते हैं कि जरा देखो, क्या तुम सच में यही सब कुछ देखना चाहते थे? यहाँ लोग इन वेपन्स को हासिल करने के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो ऊपर आकर इन वेपन्स की खस्ता हालत को देखेंगे तो वो जरूर मायूसी का शिकार हो जाएंगे। मगर मैं उन लोगों के लिए अब कुछ कर भी नहीं सकता। वैसे भी मेरे यहाँ आने का मकसद ये वेपन नहीं, बल्कि वो ओरिजिन एनर्जी पिल है। वो चुनमिंग से बोलते हैं कि बच्चे, लगता है कि हम दोनों का ही यहाँ आने का सेम ऑब्जेक्टिव है। चुनमिंग बोलता है कि एल्डर, अगर तुम्हें यहाँ मौजूद ये वेपन्स चाहिए तो उन्हें लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। एल्डर बोलता है कि बच्चे, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। चुनमिंग भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपने फाइट के सेकेंड राउंड को स्टार्ट कर दिया होता है, जिसमें चुनमिंग अपनी प्लम ब्लॉसम एनर्जी को रिलीज करने लगता है। एल्डर हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो प्लम ब्लॉसम है, क्या तुम लोगों ने अपनी प्लम ब्लॉसम टेक्निक को रिस्टोर कर लिया? चुनमिंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि सरप्राइज। फिर वो अपनी 7 प्लम ब्लॉसम शॉट टेक्निक के साथ एल्डर पर अटैक कर देता है,
जिस वजह से वहां पर प्लम ब्लॉसम चारों तरफ फैलने लगती है। चुनम्यूंग कंटिन्यूअसली अपने अटैक्स को किए जा रहा होता है, लेकिन फिर वो अपने सामने कुछ देख हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एल्डर ने उसके उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। और ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने चुनम्यूंग के प्लम ब्लॉसम अटैक को ब्लॉक किया है। एल्डर अपनी टेक्निक के इंचांटमेंट को पढ़ते हुए बताते हैं कि यिन एंड यांग, इसी से ही सभी चीजों का क्रिएशन हुआ है। अब ये सुनते ही चुनमिंग जल्दी से पीछे हट जाता है, क्योंकि एल्डर अपने सेट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक यानी कि टाइजी सॉर्ड आर्ट का यूज करने वाले हैं। ये वही टेक्निक है जिसे कि पिछले चैप्टर में इन्हीं के सेट के एक सीनियर डिसाइपल मुजिन ने इसे परफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन इनकम्प्लीट होने की वजह से चुनमिंग ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब वो एल्डर की इस कंप्लीट टेक्निक को देख बताता है कि ये वुडोंग सेट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट टेक्निक यानी कि टाइजी इनसाइड शॉर्ट आर्ट है। इसे हम वुडोंग सेट की अल्टीमेट शॉर्ट आर्ट भी कह सकते हैं। ये टाओ के रास्ते को फॉलो करती है, इसीलिए काफी जेंटल नजर आ रही है, लेकिन जेंटलनेस के चक्कर में हम इसकी भयानक पावर को इग्नोर नहीं कर सकते। एल्डर भी चुनम्यूंग को देख सोचते हैं कि ये बच्चा इतनी छोटी सी एज में प्लम ब्लॉसम क्रिएट करने के लायक हो चुका है। अब अगर मैं इसे यहाँ से जाने देता हूँ तो फिर ये जरूर फ्यूचर में हमारे सेट के लिए बहुत ही बड़ी रुकावट बनेगा। इसीलिए कुछ भी करके अब मुझे इस बच्चे को यहीं पर ही मारना होगा। अब चुनम्यूंग भी एल्डर के इन इंटेंशंस को समझ चुका होता है। वो बोलता है कि अब यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, यानी कि मैं अपनी टेक्निक्स को खुलकर परफॉर्म कर सकता हूँ। वो बोलता है कि वुडोंग सेट की ये टेक्निक हार्मोनी को फॉलो करती है, इसलिए अगर मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना है तो डिसहार्मोनी को परफॉर्म करना होगा। वो बताता है कि हम ज्यादा अमाउंट में पावर का यूज करते हुए वीक चीज को सप्रेस कर सकते हैं, जिस तरीके से अगर हम ज्यादा अमाउंट में वाटर का यूज करते हैं तो फिर फायर बुझ जाएंगी, लेकिन अगर हम ज्यादा अमाउंट में फायर का यूज करते हैं तो फिर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। वो अपने शॉर्ट स्टैंड को लेते हुए बताता है कि अभी जो टेक्निक मैं परफॉर्म करने वाला हूँ वो सेवन प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक से भी एक लेवल हायर है। तो इस टेक्निक का नाम होता है 24 मोमेंट ऑफ प्लम ब्लॉसम शॉर्ट टेक्निक, जो कि आपने पहले चैप्टर्स में भी सुना होगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि हम इसे चुनम्यूंग को परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं। हम देखते हैं कि चुनम्यूंग के कई सारे प्लम ब्लॉसम से बने हुए शेडोज ने एल्डर के टाइजी शॉर्ट आर्ट पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय किया होता है। और यार ये सीन इस पूरे सीजन 2 का सबसे आइकॉनिक सीन है। एल्डर तो इसे देख परेशान होते हुए सोच रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, आखिर कोई टेक्निक कैसे हमारे सेट की अल्टीमेट टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब चुनमिंग उस टाइजी शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधे ही एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख एल्डर भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब चुनमिंग साफ साफ एल्डर को डोमिनेट कर रहा होता है, यानी कि अब एल्डर हारने की कगार पर आ चुके होते हैं। ये देखो अपने लास्ट ट्रम्प कार्ड को यूज करते हैं, जो कि एक एनर्जी बॉल होता है। अब जैसे ही उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, वहां पर बहुत ही बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसे कि नीचे से चढ़ाई कर रहे लोग भी देख पाते हैं। अब हमें उस अटैक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं। वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हाँफ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि यार उस बच्चे ने तो मेरे हाथ को कट कर ही दिया था, वैसे अभी वो है कहाँ पर। तभी उन्हें चुनम्यूंग दिखाई देता है, जिसकी कंडीशन भी सेम होती है। वो खून खांसते हुए बोलता है कि यार ये बूढ़ा खुसट काफी स्ट्रांग था। अब एल्डर तो उसे मूव करता देख बहुत ही हैरान हो गए होते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या हो गया, क्या सच में मेरी फाइट एक छोटे बच्चे के साथ ड्रॉ हुई है? ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। ये तो अभी फर्स्ट क्लास डिसाइपल भी नहीं बना। अभी जो मैं फील कर रहा हूँ वो गुस्सा और डर नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। लेकिन अब ना चाहते हुए भी मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। फिर वो दोनों दोबारा से खड़े हो जाते हैं। एल्डर बोलते हैं कि बच्चे ये मेरा अब लास्ट मूव होने वाला है। चुनम्यूंग भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। अब वो लोग अपने फाइट के लास्ट मूव को चल पाते उससे पहले ही जूनियर एल्डर यानी कि एल्डर हियोवुन की एंट्री होती है। चुनम्यूंग उन्हें देख सोचता है कि यार मैंने तो सिचुएशन को ओवरलुक कर लिया, मैं तो ये भूल ही गया था कि ये कोई डुएल नहीं बल्कि जंग का मैदान है। एल्डर सैन चिल्लाकर बोलते हैं कि हियोवुन जल्दी से उस बॉक्स को हासिल करो। हियोवुन भी बगैर टाइम गंवाए उस बॉक्स को लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चुनम्यूंग अजीब सा फेस बनाकर उन्हें रोकते हुए बोलता है कि हे उससे दूर रहो, वो मेरा है। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एल्डर सैन वहां पर अटैक करके उसे रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चे इससे दूर रहो, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। चुनम्यूंग बोलता है कि कौन सी भलाई, तुम तो दिन दहाड़े मेरे सामान को मुझसे लूट रहे हो। हम एल्डर हियोवुन को देखते हैं, जो कि उस बॉक्स को देख बोलते हैं कि फाइनली इतने लंबे टाइम के इंतजार के बाद हमने ओरिजिन एनर्जी पिल को हासिल कर ही लिया। तभी पीछे से एल्डर सैम कहते हैं कि लाओ उस बॉक्स को मेरे पास दो। एल्डर ह्योन उस बॉक्स को उनके हवाले कर चुनम्यूंग को रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं।
अब एल्डर सैन उस बॉक्स को देख बोलते हैं कि फाइनली हमने इसे हासिल कर ही लिया। वैसे इसे हासिल करने के लिए जितनी मेहनत हम लोगों ने की है उस हिसाब से तो इसमें ओरिजिन एनर्जी पिल के साथ साथ इसे बनाने का मेथड भी होना चाहिए। अब वो इन्हीं बातों को सोचते हुए बॉक्स को ओपन करते हैं, लेकिन बॉक्स ओपन करने के बाद उनके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि हमारे मेडिसिन इमॉर्टल ने इन लोगों को बेवकूफ बनाया होता है, वो भी बहुत ही बड़े वाला। अब ये देखने के बाद तो हमारे एल्डर साइन सटिया गए होते हैं। वो उस बॉक्स को हिलाते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम इसमें ओरिजिन एनर्जी पिल तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा हिडन मैप होना चाहिए था। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो सेम मिस्टेक को दोबारा से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गुस्से से उस बॉक्स को तोड़ मेडिसिन इमॉर्टल को गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि कमीने, मैं बददुआ देता हूँ कि तुझे जहन्नुम में भी जगह न मिले। हम एल्डर ह्योन को देखते हैं जो कि बड़े मायूसी के साथ बता रहे होते हैं कि यार, हमने यहाँ आने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला, इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया, और हमें रिजल्ट में क्या मिला, एक लकड़ी का बॉक्स और कुछ जंग खाए हुए वेपन्स। तभी चुनम्युंग साइड से बोलता है, बेवकूफो, तो आखिरकार तुम लोगों ने उस बॉक्स को हाथ लगा ही लिया। तुम लोगों ने यहाँ तक आने तक कई सारे ट्रैप्स का सामना किया होगा, लेकिन अब भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। क्या तुम लोग पैदाइशी बेवकूफ हो? आखिर तुम लालच में इतने अंधे कैसे हो सकते हो? जब से मैं इस गेम में इंटर हुआ तब से मुझे एक सेम फीलिंग आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लीथल ट्रैप, डिमोनिक बैट्स और तो और अनडेड मॉन्स्टर्स भी मौजूद है। तो ये हो ही नहीं सकता कि ये एक टेस्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया हो, क्योंकि अगर ये एक टेस्ट होता तो फिर इसमें ये ध्यान रखा जाता कि हारने वाला इंसान मरे ना। यानी कि अब इसकी बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि उस बॉक्स को हटाने के बाद यहाँ पर कोई बड़ा ट्रैप एक्टिवेट हो जाए। वो अपनी छाती पीटते हुए बोलता है कि यार, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, दिल तो कह रहा है कि तुम लोगों के सर फोड़ दूं। हम देखते हैं कि दूसरे लोग भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं। चुनमाइक चुनम्युन को देख बोलता है, अब इसे क्या हो गया, ये वुडोंग सेट के एल्डर्स के ऊपर क्यों चिल्ला रहा है। हम एल्डर ह्योन को देखते हैं जो कि अपने दिमाग को दौड़ाते हुए बोलते हैं, क्योंकि अब वो पिल उस बॉक्स में मौजूद नहीं थी तो फिर हो सकता है कि वो उसके नीचे बने हुए चबूतरे में होंगी। लो भाई, अब उनकी इस बात को भी क्लियरिफाई करने के लिए चबूतरा खुद से ही टूटना स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं वहां पर एक बहुत ही बड़ी दरार को, जो कि सिर्फ वहीं पर ही नहीं रुकती बल्कि वो चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो जाती है। वहां मौजूद सभी लोग चुपचाप उस दरार को ही देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उस दरार ने देखते ही देखते पूरे के पूरे माउंटेन को घेर लिया होता है। चुनमैक उसे देख सोचता है कि नहीं, यहाँ पर तो हमारे एल लग गए। हम चुनमिंग को देखते हैं जो कि अब भी एल्डर्स को ही बातें सुना रहा होता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। वो अपने साथियों को दिलासा देते हुए बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं चुनमिंग हूँ। भले ही यहाँ पर आसमान ही क्यों न टूट जाए, हम उसमें भी मौजूद एक छोटे से सुराख का यूज करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ऊपर देखने के बाद तो उसके थॉट्स भी चेंज हो जाते हैं। वो अपने साथियों से बोलता है कि सॉरी गाइस, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सुराख मौजूद ही नहीं है। अब ये सुनने के बाद हमारे हैंडसम से सीनियर ब्रदर का चेहरा कुछ ऐसा बन जाता है। हम देखते हैं कि ऊपर से कई सारे बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। चुनमैक बोलता है कि चुनम्युंग कुछ करो। चुनम्युंग बोलता है कि नहीं, मैं हेवनली डीमन थोड़ी ना हूँ। चुनमैक बोलता है, तो क्या सच में हम अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते? अब इतनी टेंस सी सिचुएशन में हमारा चुनम्युंग एक सजेशन देता है। वो बोलता है कि सीनियर, हमें तो एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए हमें अपनी इस जिंदगी के साथ ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। अब ये सुन वो सभी चुनम्युंग पर चिल्लाने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के माहौल में हम एक वुडोंग सेट के डिसाइपल को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से उन सभी के सभी पत्थर को काटना स्टार्ट कर दो। वो सभी डिसाइपल भी बगैर टाइम गंवाए अपनी ताइजी शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए उन पत्थरों पर अटैक करने लगते हैं। सुनमिंग उन्हें देख बोलता है कि ताइजी शॉर्ट फॉर्मेशन ये उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये इसे रोकने के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले इनके एल्डर्स उस पर अटैक करते। वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोलता है कि सोचो चुनमिंग, सोचो, आसमान गिर रहा है तो फिर ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं। हम एक केव के जरिए इस ग्रेवयार्ड में इंटर हुए और फिर कई सारे ट्रैप का सामना किया। फिर जब हमें फाइनली लाइट दिखाई दी तो आसमान हमारे ऊपर से गिर रहा है। अगर सब कुछ मेडिसिन इमॉर्टल के प्लान के हिसाब से जा रहा है तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि वो हमें मारने की कोशिश कर रहा होगा। जरूर जरूर यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता मौजूद होगा ही। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो बोलता है कि हाँ, नीचे, यहाँ से निकलने का रास्ता नीचे से ही हो सकता है। वो अपने साथियों से चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से नीचे जंप लगाओ। और वो सभी बगैर सोचे समझे नीचे जंप लगा देते हैं। एल्डर सैन ये देख हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या था। उन लोगों ने नीचे जंप लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, क्या वो लोग सच में अपने साथी पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं?
लेकिन इससे भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, वो लोग नीचे जाने के बाद भी मरेंगे। अब ये सुन चुनमिंग गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाकर बोलता है कि बेवकूफ हो, जल्दी से नीचे जंप लगाओ। मगर वो सभी अब भी चुनमिंग की बात नहीं सुनते। ये देख चुनमिंग जबरदस्ती उन सभी को उठा उठा कर नीचे फेंकने लगता है। वो बोलता है कि तुम लोग ऊपर रहने के बाद भी मरने वाले हो, इससे अच्छा होगा कि तुम लोग नीचे चले जाओ। अब ये बातें सुन एल्डर अपने चुनमिंग के अब तक के परफॉर्म किए हुए सभी परफॉर्मेंस को याद करते हैं। वो बोलते हैं कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, जरूर इसके पास कोई ना कोई प्लान होगा। वो भी अपने डिसाइपल्स को साथ लेकर नीचे जंप लगा देते हैं। चुनमिंग भी उन्हीं लोगों के साथ आ रहा होता है। वो अपनी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करते हुए बोलता है, मुझे जल्दी से जल्दी नीचे पहुंचना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब उसके नीचे पहुंचने पर उसके साथी उससे बताते हैं कि यहाँ से वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। चुनमिंग बोलता है कि हाँ, मैं ये पहले से ही जानता था। वो कमीना मेडिसिन इमॉर्टल हमें इतने आसानी से तो नहीं जाने देने वाला, लेकिन मैं इस बात को लेकर पक्का श्योर हूँ कि हमारे लिए यहाँ पर सरवाइव करने की एक ना एक जगह तो मौजूद होंगी। तभी उसकी नज़र नीचे जमीन पर पड़ती है, जहाँ पर पत्थरों के गिरने की वजह से उसे कुछ मेटेलिक प्लेट्स नजर आती है। वो सभी को ऑर्डर देता है कि जल्दी से नीचे की खुदाई स्टार्ट करो। वो सभी बगैर कोई सवाल पूछे जमीन में खोदना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर उन्हें मेटल की एक लेयर नजर आती है। अब इस मेटल की बनी हुई परत को देख हमारे एल्डर सैम कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं। वो उस पर अटैक करते हुए बोलते हैं कि हाँ, मैं इसे तोड़ूंगा। लेकिन चुनमिंग उनके पेट में एक जोरदार लात भर के उन्हें शांत करा देता है। वो बोलता है कि बेवकूफ टाविस, क्या तुम सच में हमारे सरवाइव करने की आखिरी उम्मीद को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? अब फाइनली चुनम्युंग के साथी वहां से नीचे जाने के डोर को ढूंढ लेते हैं, जिसे देख चुनम्युंग एल्डर सैम से बोलता है, बूढ़े आदमी, ये तुम्हारा लेटे रहने का टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ आकर इस डोर को तोड़ो। एल्डर सैम भी माहौल की गंभीरता को समझते हुए बगैर टाइम वेस्ट किए उस डोर को तोड़ देते हैं, जिसके नीचे हमें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट को दिखाया जाता है। चुनम्युंग ईसियल और चुनमाई को उठाकर उस बेसमेंट में फेंक देता है। वो दूसरों से भी बोलता है कि जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब वो सारे लोग दौड़ते दौड़ते उस बेसमेंट के अंदर इंटर कर रहे होते हैं। थोड़े टाइम बाद चुनमिंग बोलता है कि हाँ, ऑलमोस्ट सारे लोग अंदर इंटर हो चुके हैं। तभी उसकी नजर अपने पीछे पड़ती है, जहाँ पर हमारा ब्रांच लीडर कुछ जख्मी लोगों को अपने साथ लेकर आ रहा होता है। चुनमिंग बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर इस स्पीड से चलोगे तो तुम्हारी यहीं पर ही खबर बन जाएंगी। ब्रांच लीडर बोलता है, ये सभी लोग जख्मी हैं, हम इन्हें यहीं पर तो नहीं छोड़ सकते। चुनम्युंग जल्दी से उनके पास जाकर उन सभी को उस बेसमेंट की ओपनिंग की तरफ उछाल देता है, बिल्कुल पहले वाले सीन की तरह। फिर वो जैसे तैसे उन सभी गिरने वाले पत्थरों से बचते बचाते हुए बेसमेंट की ओपनिंग की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उसे वहां पर हमारे एल्डर सैम नजर आते हैं, जो कि उसे जल्दी आने के लिए कह रहे होते हैं। चुनम्युंग उन्हें देख बोलता है कि यार, अब तुम मेरा ऊपर इंतजार क्यों कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर एल्डर सैम के ऊपर ही गिरने वाला होता है, जिसे देख वो काफी घबरा गए होते हैं। लेकिन एंड टाइम पर चुनमिंग आकर उनकी जान बचा लेता है। वो वहां गिर रहे दूसरे पत्थर का सहारा लेते हुए सीधे ही उस बेसमेंट की ओपनिंग में इंटर होता है। लेकिन सर नीचे और पाँव ऊपर होने की वजह से दोनों के ही सर जमीन से काफी जोर से टकराते हैं। फिर उस केव का मुंह बंद होने की वजह से वहां पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। चुनमिंग अपने पास रखे लाइटनिंग क्रिस्टल को बाहर निकालता है, जिसकी रोशनी में उसे वहां मौजूद सभी लोग दिखाई देते हैं। वो देखता है कि ये जगह किसी अंडरग्राउंड बंकर की तरह है, मगर मेडिसिन इमॉर्टल ने इसकी मजबूती को टेस्ट नहीं किया होगा, इसीलिए अब हम ये दुआई कर सकते हैं कि ये बंकर हमारे ऊपर गिर रहे सभी चट्टानों के वेट को संभाल लेगा। अब जैसे जैसे ऊपर की चट्टानें नीचे गिरने लगती है, वैसे वैसे वो सीलिंग भी नीचे धंसने लगती है। नीचे मौजूद लोग उसे देख बोल रहे होते हैं कि यार, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि ये छत हमारे करीब आता जा रहा है। चुनम्युंग चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी से सभी लोग अपने कानों को बंद करके नीचे झुको। हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मलबा आकर उस छत से टकराता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही जोरदार गूंज पैदा होती है। वो आवाज इतनी पावरफुल होती है कि इन सभी लोगों के कान, नाक और आंख में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी के सभी एक बहुत ही बड़ी लोहे की बैल के अंदर बंद हो चुके हैं, जिसे कि बाहर से कोई जोर जोर से बजा रहा हो। चुनमाइक ऊपर देख बोलता है कि नहीं, ये छत तो ढहना स्टार्ट हो चुकी है। चुनमिंग में ये देख काफी परेशान हो गया होता है। वो चिल्लाकर बोलता है कि मेडिसिन इमॉर्टल, क्या तुम्हारी मैथमेटिक्स भी खराब थी? आखिर तुम किसी सरवाइव करने की जगह को इतना कमजोर कैसे बना सकते हो? फिर अपने हाथ से उस छत को रोकते हुए बोलता है कि सभी लोग अपने पास जो कुछ भी है सब कुछ लगा दो, हम इतनी बेकार सी जगह पर नहीं मर सकते। अब वो सभी सरवाइव करने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। सीन चेंज होकर के हमें ऊपर वाली साइड जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लावरी इल्यूजन सेट के लीडर वी और उनका बेटा वी सोहान चुनम्युंग और उसके साथियों की तलाश में यहाँ तक पहुंच गए होते हैं।
वो बातें कर रहे होते हैं कि यार उन्होंने आज से पहले न्यांग में इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट को नहीं देखा, पता नहीं वो सभी यहाँ पर किस लिए जमा हुए थे। लीडर भी अपने मन में यही दुआ करते हैं कि बस माउंट आसाइड के डिसाइपल सही सलामत हो। तभी उनका डिसाइपल उन्हें इशारा करके अपने सामने की ओर देखने के लिए कहता है, जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर चुनमुंग के जरिए बंद किए हुए एंट्रेंस को वापस से ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब लीडर भी वहां पहुंचकर पूछते हैं कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या इसके नीचे कोई गया है। वहां मौजूद एक पर्सन पूछता है कि पहले हमें ये बताओ कि तुम कौन हो। अब लीडर भी अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहे होते हैं कि वो पूरी जगह शेक करने लगती है और फिर देखते ही देखते वो पूरा ग्राउंड नीचे जमीन में धंसने लगता है। ये देख लीडर भी परेशान होते हुए सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पर चल क्या रहा है। वहां मौजूद लोग जमीन के साथ नीचे धंसने लगते हैं, जिनमें हमारा वी सोहान भी शामिल होता है। लेकिन उन लोगों के साथ आया डिसाइपल वी सोहान को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि कुछ ही लम्हों के अंदर वो जमीन धसल कर एक बहुत ही बड़े गड्ढे में तब्दील हो जाती है। वो लोग बातें करने लगते हैं कि यार शॉर्ट ग्रेवयार्ड तो कोलैप्स हो गया। एक पूछता है कि यार अब डिवाइन वेपन्स के बारे में क्या। दूसरा बोलता है कि वो गए तेल लेने। फिर बोलता है कि यार वुडोंग साइड के डिसाइपल और माउंटोर साइड के डिसाइपल्स भी नीचे ही दब चुके होंगे। अब ये सुनने के बाद लीडर भी सीधे ही नीचे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सभी इस किस्म की मौत को डिजर्व नहीं करते। वो अपने हाथ से ही उस मिट्टी को हटाते हुए बोलते हैं कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। फाइनली इतने लंबे टाइम बाद माउंट ऑरसेक दोबारा से राइज होना स्टार्ट हुआ था। वो चुनम्युंग को याद करते हुए बोलते हैं कि डिवाइन ड्रैगन, तुमने मुझसे ये प्रॉमिस किया था कि तुम माउंट ऑरसेक को दोबारा से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बनाओगे, तो फिर तुम ऐसे कैसे मर सकते हो। तभी उनकी नज़र साइड में वी सोहान पर पड़ती है, जो कि उनके साथ साथ वहाँ की मिट्टी को हटा रहा होता है। वो बोलता है कि हमें किसी भी चीज़ को कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि वो इसके नीचे अब भी जिंदा हो। अब लीडर भी तो काफ़ी मायूस हो गए होते हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता होता है कि यार इतनी बड़ी मिट्टी के धंसलने की वजह से नीचे कोई इंसान तो जिंदा नहीं रह सकता। वो बोलते हैं कि बच्चे रुक जाओ, आखिरकार वो लोग भी इंसान ही थे। मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन अब हमें उनकी किस्मत को एक्सेप्ट करना होगा। हम देखते हैं कि वी सोहान की आंखों से आंसू जा रहे होते हैं। दूसरी साइड ऊपर खड़े हुए लोग बातें कर रहे होते हैं कि यार हम नीचे जाकर उन डिवाइन वेपन्स को तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन हमारी किस्मत वहां नीचे दब के मरने वाले लोगों से 100 गुना ज्यादा अच्छी है। अब ये सुन वी सोहान काफी गुस्सा हो जाता है, मगर लीडर भी उसे रोकते हुए बोलते हैं कि बच्चे अपने ऊपर कंट्रोल रखो। ये जियांगू कुछ ऐसी क्रूअल और हार्टलेस प्लेस का नाम है, जहाँ पर लोग दूसरों के नुकसान के ऊपर हंसते हैं। यहाँ जमा हुआ हर एक पर्सन डिवाइन वेपन के लिए दूसरे की जान ले सकता है। इन लोगों के मुंह से हम मरे हुए लोगों के लिए शांति की बातें तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वी सोहान चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम अपनी जबान का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हो। आखिर कोई किसी मरे हुए इंसान के लिए ऐसी बातें कैसे कर सकता है। अब ये सुन उन्हीं में से एक बोलता है, बच्चे शांत हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी यहाँ पर अपनी जान को खो बैठो। अब ये सुन लीडर भी सामने आते हुए बोलते हैं, मैं न्यांग में मौजूद फ्लावरी इल्यूजन सेट का लीडर हूँ। न्यांग में ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट के होने की वजह से यहाँ का बैलेंस बिगड़ चुका है, इसलिए अगर तुम में से यहाँ पर किसी को कोई बिजनेस ना हो तो यहाँ से दफा हो जाए। अब वही पहले वाला आदमी बोलता है कि हम तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमें ऑर्डर देना स्टार्ट कर दो। आखिर तुम हो कौन, हमने तो तुम्हारे सेट का नाम भी नहीं सुना। अब लीडर वी भी आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बोलते हैं कि मरे हुए लोगों की इंसल्ट करना बंद करो, वरना मैं तुम सभी को काट के रख दूंगा। वो सभी ये देख बातें करने लगते हैं कि भाई लगता है कि ये बंदा पागल हो गया, हो सकता है कि इसका कोई करीबी दोस्त यहाँ नीचे दबकर मर चुका होगा। लेकिन फिर भी वो पहले वाला आदमी तेरी बात करते हुए बोलता है कि अपनी जबान संभाल कर बात करो, क्योंकि हम पहले ही काफी परेशान हो चुके हैं। हम यहाँ जिस चीज को हासिल करने के लिए आए थे वो हमें नहीं मिला, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाले। अब लीडर भी यही सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ से पीछे हटने का कोई चांस नहीं है, मैं अपने माउंट साइड के लोगों के लिए इतना ही कर सकता हूँ। तभी हमारे वी सोहान की नजर किसी चीज पर पड़ती है। वो अपने फादर को आवाज लगाता है। लीडर भी बोलते हैं कि बच्चे अब मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ। वी सोहान बोलता है कि फादर ऐसी बात नहीं है, जरा आप एक बार अपने पीछे देखो तो सही। फिर वो जब अपने पीछे देखते हैं तो उन्हें वहां पर जमीन से किसी का हाथ बाहर आता हुआ दिखाई देता है। ये हाथ और कोई नहीं बल्कि हमारे चुनम्युंग का होता है, जो कि बाहर आते हुए बोलता है कि यार आज तो मैं मरते मरते बचा। लीडर भी तो उसे देख काफी खुश हो गए होते हैं। चुनमिंग बाहर आने के बाद सबसे पहले मेडिसिन इमोर्टल को गाली देता है। वो बोलता है कि कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो अपने सीनियर से बोलता है कि इसके ऊपर अच्छी धुलाई करना।
अब चुनमुन की ऐसी हरकतों को देख दोनों बाप बेटे अजीब सा फेस बनाकर सोच रहे होते हैं कि यार इसे क्या हो गया। फिर हम देखते हैं कि चुनमुन के बाद वहां से एक एक करके सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जिनमें हमारे एल्डर सैन भी शामिल होते हैं। वो आसमान की तरफ देख बोलते हैं कि यार मैंने तो सोचा था कि मैं दोबारा कभी आसमान नहीं देख पाऊंगा। वहां मौजूद लोग इन सभी लोगों को सही सलामत जिंदा देख इनके ऊपर अपने हथियारों को तान देते हैं ताकि इनके पास से ट्रेजर्स को हथिया सके। अब चुनमुन उन्हें देख बोलता है कि यार इन लोगों के साथ क्या गलत है, लगता है कि इन्हें भी थोड़ा खर्चा पानी देना होगा। अब एल्डर सैन हमें बताते हैं कि यार किसी भी ट्रेजर को फर्स्ट टाइम ढूंढना हमें उसका ऑनर नहीं बना देता, बल्कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम उसे अपने पास ही रख सके। क्योंकि ये एक मार्शल आर्ट वर्ल्ड है जहाँ पर कोई भी कहीं से भी आकर के आपकी किसी भी चीज को छीनने की कोशिश कर सकता है। वही पहले वाला आदमी बोलता है, तुम लोगों को देख ऐसा लग रहा है कि तुम लोग खाली हाथ वापस आए हो। ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि तुम में से किसी ने भी डिवाइन वेपन को अपने साथ नहीं लाया, मगर फिर भी मैं तुम लोगों को जिंदा सही सलामत वापस आने पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। फिर वो एल्डर से पूछता है, क्या तुम हेयोसैन हो? एल्डर बोलते हैं कि हाँ, मगर तुम कौन हो? तभी हमारे ब्रांच लीडर बताते हैं कि ये बंदा लाइटनिंग स्पेयर डैंग शॉन्ग है। अब ये सुन लाइटनिंग स्पेयर परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि यार मैं अपनी आइडेंटिटी को वुडोंग साइड के लोगों के सामने रिवील नहीं करना चाहता था, क्योंकि सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि वुडोंग सेक्ट टॉप 10 ग्रेट सेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर वो अपनी टोन को बराबर करते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि डिवाइन वेपन्स के साथ क्या हुआ है? अब ऐसी बात भी तो नहीं है कि तुम वहां से खाली हाथ वापस आए होंगे। एल्डर सैन बोलते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता हमारे पास कुछ भी नहीं है? तभी उनमें से एक और पूछता है, तो क्या सच में तुम्हारे पास डिवाइन वेपन्स नहीं है? अब ये सुन एल्डर सैन परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये क्या डिवाइन वेपन्स लगा रखा है, वहाँ नीचे 200 साल पुराने जंग खाए हुए वेपन्स पड़े हुए हैं, वो तो डिवाइन वेपन कहलाने के लायक भी नहीं। लाइटनिंग स्पेयर बोलता है कि अच्छा ये तो बहुत ही शर्म की बात है, मगर जियांगू बहुत ही डरावनी प्लेस है, यहाँ मैं किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। एल्डरसन बोलते हैं कि ठीक है, फिर बताओ तुम क्या चाहते हो? लाइटनिंग स्पेयर बोलता है कि मैं तुम लोगों की तलाशी लेना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास सच में कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये सुन हमारे एल्डर ह्योवून काफी गुस्सा हो जाते हैं, मगर एल्डरसन उन्हें शांत करवाते हुए हमें बताते हैं कि किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की तलाशी लेना उसकी बेइज्जती करने के बराबर होता है। यहाँ पर लाइटनिंग स्पेयर ऐसा करके हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। फिर बोलते हैं कि बताओ अगर हम मना करते हैं तो फिर तुम क्या करोगे? लाइटनिंग स्पेयर हंसते हुए बोलता है कि यार क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सिचुएशन तुम्हारे फेवर में नहीं है। तुम लोग पहले ही काफी थक चुके हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अपनी इस कंडीशन में हम सभी का मुकाबला कर सकते हो? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने पास जो कुछ भी है वो हमारे हवाले कर दो, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा। अब हमारा चुनम्युंग कहाँ शांति से बैठने वाला था, उसकी तो इतनी बातें सुनकर खोपड़ी सरक गई होती है। वो सीधे ही जंप लगाकर लाइटनिंग स्पेयर के सामने पहुंच जाता है। लाइटनिंग स्पेयर जल्दी से उस पर अपने स्पेयर के साथ अटैक करता है, लेकिन चुनम्युंग अपने हाथ के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर उस पर एक अटैक करता है। और आप लोग यहाँ लाइटनिंग स्पेयर के फेस को देखकर ये समझ सकते हो कि चुनम्युंग ने उसके कहाँ पर अटैक किया होगा। जी हाँ, उसने उसके गोटो पर अटैक किया होता है। वो उसे कॉलर से पकड़कर बोलता है कि बेवकूफ, अगर तुझे डिवाइन वेपन्स इतना ही चाहिए तो जा जाकर खुद ले ले। वो उसे उसी होल में थ्रो करता है जहाँ से ये सभी बाहर आए थे। फिर वो वहां मौजूद दूसरे लोगों से बोलता है कि बताओ भाई, क्या तुम में से भी किसी को डिवाइन वेपन चाहिए? अगर चाहिए होगा तो मैं उसे खुद ही डिवाइन वेपन्स के पास भेज देता हूँ। अब चुनमुन की इस हरकत की वजह से दोनों साइड का माहौल गर्म हो गया होता है, जिसे एल्डर सैन ठंडा करने के लिए बताते हैं कि यार नीचे कोई डिवाइन वेपन्स मौजूद नहीं है। जिन वेपन्स के लिए तुम लोग लड़ना चाहते हो वो तो 200 साल पुरानी जंग खाए हुए वेपन्स है। मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपने सेट के नाम पर कसम खाने को भी तैयार हूँ। अब ये सुन वो सभी के सभी शांत हो जाते हैं, मगर हमारा चुनमुंग तो अब भी ये कह रहा होता है कि बताओ भाई, अगर तुम में से किसी को भी डिवाइन वेपन चाहिए तो मैं उसे वहां भेजने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब वो लोग चुनमुंग की बातों पर ध्यान ना देते हुए चुपचाप वहां से चले जाते हैं। चुनमुंग भी अपने साथियों के पास वापस आते हुए बड़बड़ा रहा होता है कि यार ये जियांगू बेवकूफ और लालची लोगों से भरा पड़ा है। तभी वहां एल्डर सैन आकर के चुनमुंग को थैंक्स करते हैं। चुनमुंग ने उनसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। एल्डर सैन बताते हैं कि यार आज हम सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जिंदा है, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की होती तो फिर हम जमीन में धंसकर मारे जाते। चुनमुंग बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने इतनी कुछ ज्यादा मदद भी नहीं की। वो उसी घड़े को देख मायूस होते हुए सोचता है कि यार हम इतनी सारी चीजों से गुजरे लेकिन फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। पीछे से एल्डर सैन बोलते हैं कि ये सब कुछ हमारी लालच का नतीजा है। वैसे अब हम हमारे सेट की तरफ रवाना हो रहे हैं। अब जबकि हम में से किसी को भी ट्रेजर नहीं मिला है तो फिर इसका रिजल्ट नेचुरल होगा, यानी कि वुडॉन सेट और माउंट सेट के बीच कोई गरज नहीं रहने वाली।
चुनमिंग सोचता है कि यार तुम तो एक पक्के टाविस्ट हो। एल्डर जाने से पहले एक और बार चुनमिंग को अपने प्रपोजल के बारे में पूछते हैं, जिस पर चुनमिंग बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आखिरकार मैं माउंट वर्साइड का डिसाइपल हूँ और उसका ही रहूंगा। एल्डर सोचते हैं कि यार लगता है कि ये हमारी किस्मत में लिखा होगा। फिर वो बोलते हैं कि हमारा वुडोंग सेट तुम्हारे माउंट वर्साइड को हमेशा याद रखेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में एनिमीज नहीं बनेंगे। अब गुड बाय कहकर सभी वुडोंग सेट के लोग वहां से जाने लगते हैं। उनके साथ साथ वहां आए दूसरे मार्शल आर्टिस्ट भी अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन हम ब्रांच लीडर को देखते हैं जो कि वही जमीन पर ही बैठा होता है। वो चुनमिंग से बोलता है कि डिवाइन ड्रैगन, आज हम लोग काफी थक चुके हैं, इसलिए लगता है कि हमें न्यांग में ही रुकना पड़ेगा। चुनमिंग बोलता है कि यार तुम तो सच में बहुत ही बड़े बेशरम हो। ब्रांच लीडर एक्टिंग करते हुए बोलता है, चलो भी इतने ज्यादा रूड मत बनो, देखो हम लोग तो सच में थक चुके हैं। तभी लीडर भी बोलते हैं कि यार किसने कहा कि हम बेगर सेट के हीरोज को रिफ्यूज करेंगे। मैं तो आप लोगों के लिए आज शाम ठंडी ठंडी शराब का इंतजाम करने वाला हूँ। अब शराब का नाम सुनने के बाद तो इन सभी भिखारियों की बैटरी दोबारा से चार्ज हो जाती है। हम सीनियर ब्रदर चुनमाई को दिखते हैं जो कि चुनमिंग से बोलता है कि एट द एंड हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। चुनमिंग में गुस्सा करते हुए बोलता है कि हाँ, लगता है कि 200 साल पहले उस कमीने मेडिसिन इमॉर्टल ने सब कुछ खा लिया होगा। अब वो लोग इसी तरीके से बातें करते हुए लीडर वी के सेक्ट यानी कि फ्लावरी इल्यूजन सेक्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर हमें चुनम्योंग की पास्ट लाइफ का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके सीनियर ब्रदर उसकी पिटाई कर रहे होते हैं क्योंकि यार उसने अपने जूनियर्स को बुली किया होता है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे पिटता देख उसके जूनियर्स मुस्कुरा रहे होते हैं। चुनम्योंग अपनी सफाई बयान करते हुए बोलता है, सीनियर यही वो लोग थे जिन्होंने मुझसे पहले फाइट को पिक किया था। अब ये सुन उसके सीनियर उसे एक और घूंसा लगाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पूरे माउंट सेक्ट में कोई तुमसे फाइट करना चाहेगा। हमारे चुनमियों का आतंक पूरे सेक्ट में इस कदर फैला होता है कि सभी डिसाइपल्स उसे दूर से देखकर ही निकल लेते हैं। अब सीनियर ब्रदर उसकी धुलाई करने के बाद वहां से जाते हुए बोलते हैं कि मेरे साथ आओ, मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब वो लोग बात करने के लिए खूबसूरत से पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचते हैं, जहाँ पर सीनियर ब्रदर चुनमियों से पूछते हैं कि बताओ भाई, आखिर माउंट वर्सेक तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। अब यहाँ चुनमियों का जवाब तो बहुत ही बचकाना होता है। वो बोलता है कि ऐसे लोग जो कि नॉर्मल सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते, वो टाओ के रास्ते को ढूंढने के लिए एक जगह जमा होते हैं। अब वो सभी लोग मिलकर के एक जगह एक प्लेस को बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं माउंट वासेक। चुनमियों के ऐसे जवाब को सुनने के बाद हम उसके सीनियर ब्रदर के चेहरे पर उत्तर डिसअपॉइंटमेंट को तो देख ही सकते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं तुमसे इससे ज्यादा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फिर थोड़ा इमोशनल होते हुए बोलते हैं कि चुनम्योंग, एक बात याद रखना, इंसान हमेशा हमेशा के लिए नहीं जीते। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, इतना टैलेंटेड माउंट वेसेक की हिस्ट्री में कोई भी नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आखिर में कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाएगा जो कि तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे लेकिन ना कर सके। भले ही फिर तुम कितने ही स्ट्रांग क्यों ना हो जाओ, जरा सोचो, अगर हमारे फाउंडर इस सेट को बनाने का ना सोचते तो फिर हम कभी इस सेट में ज्वाइन ही नहीं हो पाते, क्योंकि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। वो बताते हैं कि यार सेट का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे के साथ रहना, बल्कि इसका ये मतलब है कि एक दूसरे की विल को कैरी करना, यानी कि आप जिस चीज को अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाए हो वो आपके डिसेंडेंट करेंगे। अब ये बातें सुनने के बाद चुनमिंग अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि यार ये तो फिर से शुरू हो गए। वो बोलता है कि सीनियर, मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ और मर जाऊंगा, मैं अपनी इसी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी किस्म के गोल को सेट करने की जरूरत नहीं है। सीनियर बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम अभी चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम इसे समझ जाओगे। भले ही अभी के लिए सभी जूनियर्स तुम्हारी नजरों में बेवकूफ है, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा जब वो सभी तुम्हारे लिए बहुत ही प्रीशियस बन जाएंगे। मुझे इस चीज से डर नहीं लगता कि वो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि इससे लगता है कि एक दिन तुम उनकी रिस्पेक्ट ना हासिल करने के लिए पछताओगे। वो बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे डरावना पेन रिग्रेट का है, यानी कि पछतावा, जो कि इंसान को जीते जी मार देता है। अब ये सुनते ही चुनमियों की आंखें ओपन हो जाती है। वो अपनी नींद से जागते हुए बोलता है कि हाँ, लगता है कि ये एक ड्रीम था। फिर बोलता है कि लेकिन मुझे काफी लंबा टाइम हुआ है अपने पास्ट लाइफ के किसी ड्रीम को देखे हुए। वो अपने सीनियर को याद करता है जो कि उससे बोल रहे होते हैं कि चुनम्योंग, अभी तो तुम मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, वो जूनियर्स जिसे तुम बेवकूफ समझते हो वही आखिर में तुम्हारे बोझ को हल्का करने में तुम्हारी मदद करेंगे। यानी कि यार पिछली लाइफ में तो भी उसके सीनियर उसके साथ थे जिन्होंने के पूरे सेट को संभाला था, मगर इस लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है, यानी कि चुनम्योंग को ही अकेले अपने सेट को संभालना होगा। इसीलिए इसी लाइफ में उसे ये महसूस होगा कि जूनियर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनमिंग चिल्ला रहा होता है कि यार हमें तो वो ओरिजिन एनर्जी पिल मिल जानी चाहिए थी, मुझे तो उस कमीने मेडिसिन इमॉर्टल पर काफी गुस्सा आ रहा है।
वो अपने लास्ट नाइट के ड्रीम को याद करते हुए बोलता है कि यार ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। अब तो मैं अपने किसी जूनियर को भी हिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे मना किया था। ये सोचना कि मुझे अपने पास्ट लाइफ में की हुई गलतियों की सजा इस लाइफ में मिलेंगी, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। अब वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यार चुनमिंग ये किन जूनियर और सीनियर्स की बात कर रहा है। चुनबाइक चुनमिंग से बोलता है कि छोड़ो भी इस चीज को, वे काफी लंबा टाइम हो चुका है, इसलिए अब हमें अपने सेट वापस चले जाना चाहिए। चुनमिंग भी अब अपने सीनियर की बात से एग्री करता है। अब चुनमिंग के वहां से जाने की बात सुन हमारा ब्रांच लीडर अपने खुजाते हुए हाथ को बाहर निकाल कर उसके सामने कर देता है। वो बोलता है कि डिवाइन ड्रैगन, तुम्हारा हमारी मदद करने का काफी शुक्रिया। चुनमिंग उसके गंदे हाथ को देख बोलता है कि ब्रदर व्हाट्स दैट। फिर पूछता है कि एक मिनट रुको, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर सिर्फ एक रात रुकोगे, तो फिर इतने दिनों से यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्रांच लीडर हिचकिचाते हुए बोलता है कि वो मेरी बॉडी कंप्लीट रिकवर नहीं हुई थी। चुनमिंग बोलता है अच्छा, तो तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई थी, फिर तुम लास्ट रात शराब पी करके कैसे नाच रहे थे? अब इस बात का जवाब तो हमारे ब्रांच लीडर के पास नहीं होता, इसीलिए वो अपने चेहरे को दूसरी साइड कर लेता है। फिर वो पूरे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं लुओ यांग ब्रांच का मैनेजर माउंट ओसेट के डिवाइन ड्रैगन को हमारी मदद करने के लिए ग्रेटिट्यूड पेश करता हूँ। चुनमिंग भी उसके ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करता है। ब्रांच लीडर बोलता है कि अब तुम्हें फ्यूचर में और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारा नाम पूरे के पूरे जियांगू में फैलने वाला है। और यार नाम का फैलना जियांगू में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता क्योंकि कई सारे लोग तुमसे जेलस होकर तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे। चनम्योंग बोलता है कि मेरी फिक्र करने का शुक्रिया। ब्रांच लीडर हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी नहीं बल्कि उन लोगों की फिक्र कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे पीछे आएंगे। फिर बोलता है कि एक और बात, मैं यहाँ से अपने कुछ लोगों को रेगुलरली अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए माउंट ओसेक भेजूंगा। चुनमिंग बोलता है कि लेकिन हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ब्रांच मैनेजर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि होम परफेक्चर में दोबारा से अपनी बैगर सेक की एक ब्रांच को ओपन कर दूँ। चनम्योंग बोलता है कि अच्छा, तो क्या अब तुम हमारी इंफॉर्मेशन लेके हमें दूसरों की दोगे? ब्रांच मैनेजर बोलता है कि कम ऑन यार, हमें जिंदगी में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इसे तो जिंदगी कहते हैं। अब चुनमिंग सोचता है कि यार इतने लंबे टाइम तक माउंटेन्स में रहने के बाद हमारा सेक दोबारा से जियांगो में जा रहा है, तो फिर हमें इंफॉर्मेशन की तो सख्त जरूरत पड़ेगी और इस काम के लिए बेगर सेक से ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। वो बोलता है कि ठीक है, फिर ट्राई करना कि होम परफेक्चर में अपने कुछ स्मार्ट मेंबर्स को रखो, और तो और यहाँ न्यांग में भी कुछ भिखारियों को रख लेना ताकि वो फ्लावरी इल्यूजन सेट की हेल्प कर सके। फिर बताता है कि यार सेट लीडर तो ये जानने के बाद खुशी के मारे झूम उठेंगे। वो ब्रांच लीडर से बोलता है कि अपने प्रॉमिस को मत भूलना। ब्रांच लीडर बोलता है कि भाई कौन सा प्रॉमिस? चुनमुन गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम भूल गए उस भिखारी बच्चे को माउंट ओसेट भेजने के प्रॉमिस को? ब्रांच लीडर बोलता है कि नहीं नहीं, वो मुझे याद है। अब हमारा वी सोहान अपनी उदासी सूरत लेकर चुनमिंग के सामने आ खड़ा होता है। वो बोलता है, चुनमिंग क्या तुम सच में जा रहे हो? चुनमिंग उसे समझाते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, हम टाइम टू टाइम तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। वी सोहान पूछता है, क्या मैं माउंट ओसेट का डिसाइपल बन सकता हूँ? चुनमिंग थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है कि नहीं, तुम्हें अपने फ्लावरी इल्यूजन सेट का नेक्स्ट सेट लीडर बनना होगा। वो बताता है कि तुम माउंट ओसेक आकर के अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हो, बिल्कुल इस जोग्युल की तरह जो कि अपनी फैमिली छोड़कर माउंट ओसेक में ट्रेनिंग कर रहा है। फिर बोलता है कि अपने फादर का ख्याल रखना। हम लीडर वी सोहान को देखते हैं जो कि चुनबाई के साथ ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि यार मुझे आप लोगों को ऐसे खाली हाथ भेजते हुए काफी बुरा लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ पैसे दे देने चाहिए थे। चुनमिंग बोलता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो अपने पास मौजूद लाइटनिंग क्रिस्टल को बताते हुए बोलता है कि हम लोग पहले से ही काफी अमीर है, तो यारो फाइनली ये लोग हमारे फ्लावरी इल्यूजन सेट को छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अभी शॉर्ट ग्रेवयार्ड वाले आर्क का एंड नहीं हुआ है क्योंकि हमें ओरिजिन एनर्जी पिल नहीं मिली। अब वो पिल इन लोगों को किस तरीके से मिलेंगी वो हम आगे देखेंगे। अब वो सभी वहां से आगे जा रहे होते हैं जहाँ पर जोंग बोलता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, जिस पर चुनबाई उसे टोकते हुए बोलता है कि तुम्हें इस बारे में अब बात नहीं करनी चाहिए, तुम बस जलती हुई आग को हवा दे रहे हो। अब उसने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि यहाँ पर जलती हुई आग तो हमारे चुनमुन के भेजे में लगी होती है जो कि अब भी मेडिसिन इमोर्टल को गालियां दे रहा होता है। पीछे से ईसियोल बोलती है कि आखिर मेडिसिन इमोर्टल वाउंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर क्यों बनाऊंगा, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। चुनमिन गुस्सा करते हुए बोलता है कि इसका अब कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ बकवास है। अब ये सुन वो सभी खामोश हो जाते हैं। तभी हमारा जोगिल बोलता है, वो वाउंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर इसीलिए बनाऊंगा क्योंकि वो मेडिसिन इमोर्टल बनते हुए वो काम नहीं कर सकता जो कि उसने वाउंडलेस स्वॉर्ड इंटरसेप्टर बन के किए थे। वो सिंपली अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखना चाहता था क्योंकि अगर वो मेडिसिन इमोर्टल बनकर सभी को हराते हुए उनके वेपन्स को जमा करता तो पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हो जाती।
चुनमिंग भी सोचता है कि हाँ, यही बात है जो कि मुझे काफ़ी लंबे टाइम से परेशान कर रही है, मगर मेरे पास इसका कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं है। जॉन्ग बोलता है, जिस तरीके से उसने सभी लोगों के वेपन्स को लेकर अपनी ग्रेव में डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ दिया था, लगता है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर करना चाहता था। ईसीओल भी एग्री करते हुए बोलती है कि हाँ, हमें इसके पीछे के रीज़न को जानने की ज़रूरत नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वो इन सभी चीज़ों को हेट करता हो। चुनबाक बोलता है, अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? ईसीएल बताती है कि यार मेडिसिन इमॉर्टल एक डॉक्टर था, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो वेपन और मार्शल आर्ट से हेट करता होगा। और शायद इसीलिए उसने दूसरी पर्सनैलिटी का रूप लेकर के सभी स्ट्रांग लोगों को डिफीट करते हुए उनके वेपन्स को उनसे छीन लिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने शॉर्ट ग्रेवयार्ड भी जियांगो के लोगों को वार्निंग देने के लिए बनाया होगा। जोंग बोलता है, तो फिर ओरिजिन एनर्जी पिल के बारे में क्या? क्या वो सब कुछ र्यूमर्स थे? तभी हम चुनमियों को देखते हैं जिसे कि कुछ रियलाइज हुआ होता है। वो कंटिन्यूअसली शॉर्ट ग्रेवयार्ड और ओरिजिन एनर्जी पिल के नाम को रिपीट करने लगता है, जैसे कि वो कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हो। अब वो उसी तरह आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख चुनबाई खुश होते हुए सोचता है कि हाँ, लगता है कि हमारे चुनमियों ने कुछ ना कुछ रियलाइज कर लिया है। हम देखते हैं कि वो शॉर्ट ग्रेवयार्ड के बारे में सोचते सोचते उसी जगह तक पहुंच गया होता है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनमिंग ने ब्रांच लीडर से इस माउंटेन पर पहुंचने के दूसरे रास्तों के बारे में पूछा होता है, जिस पर ब्रांच लीडर उसे बताते हैं कि वो किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से बंद हो गए। चुनमिंग हमें बताता है कि मेडिसिन इमॉर्टल ने जानबूझकर इस माउंटेन पर आने के दूसरे रास्तों को बंद कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम इसी रास्ते को फॉलो करें। अब जबकि हमने इस रास्ते पर आने वाली शॉर्ट ग्रेवयार्ड जैसी खतरनाक स्टेज को क्लियर कर लिया है, तो फिर हमें इसे ही आगे फॉलो करना होगा। अब उसी रास्ते को कंटिन्यूअसली फॉलो करने पर उन्हें अपने सामने एक झरना नजर आता है, जिसे देख चुनमिंग हमें बताता है कि ये एक बहुत ही छोटा सा झरना है, लेकिन आगे चलकर ये एक बहुत ही बड़ी नदी में कन्वर्ट होगा, जो कि हजारों लोगों की जान बचाएंगी। अगर मैं मेडिसिन इमॉर्टल होता तो इस ओरिजिन एनर्जी पिल के बॉक्स को इस झरने की स्टार्टिंग पॉइंट पर रखता, जहाँ से हजारों लोगों की जान बचाने की शुरुआत होती है। वो वहां मौजूद पत्थरों में हाथ डालकर एक बॉक्स को बाहर निकालता है। अब बारी होती है इस चमचमाते हुए बॉक्स को ओपन करने की, जिसे ओपन करने के बाद तो उन सभी लोगों की आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर मौजूद होती है ओरिजिन एनर्जी पिल और उसे बनाने का मैनुअल। चुनम्यंग तो ये देख खुशी के मारे चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि फाइनली फाइनली मैंने ओरिजिन एनर्जी पिल को हासिल कर ही लिया। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट और शॉर्ट ग्रेवयार्ड वाला आर्क एंड होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यार इस सीरीज के अब भी कई सारे चैप्टर बाकी है, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि ये सीरीज एंड हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।